अस्सलाम वालेकुम। हमने उसकी नशियात में खुशामदीद में सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, पर्टिकुलरली इंतखाबी सियासत के हवाले से। और इस ज़िम्न में इंतखाबी इस्लाहात बिल आज पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में पेश किया जाना था, लेकिन चूँकि ज़िमनी एजेंडे में से रखा गया था, इस पर तमाम सेनेटर्स की तरफ से, सीनियर पार्लियामेंटेरियन की तरफ से शदीद एतराज़ उठाया गया कि आपने पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना लिया और हमसे आप ज़बरदस्ती जो है एक काम करवा रहे हैं ऐसा कि जिसमें हमें पता भी नहीं कि इसके अंदर तरामीम कौन सी हैं। तो फिर इस पर ख्वाजा आसिफ की तजवीज़ पे अब ये कल तक के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इसमें ज़ाहिर है जो एक काफ़ी ज़्यादा परसों से बात हो रही है कि सेक्शन 230 है जो इलेक्शन एक्ट 2017 की, उसमें तरामीम जो है वो तजवीज़ की गई हैं, जिससे केयर टेकर सेटअप को कुछ इख्तियारात मिल जाएंगे जो पहले उनके पास इख्तियारात नहीं थे। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करने के हवाले से, कुछ दीगर रोज़मर्रा मूड से हट के भी कुछ मामला चलाने का उन्हें इख्तियार मिलेगा। तो इससे एक ज़ाहिर सवाल ये उठता है जहनों में कि कहीं ये इलेक्शन को मुलतवी किए जाने के हवाले से कोई प्लान तो नहीं बन रहा। इसके अलावा भी नाज़रीन, अगर हम बात करें चेयरमैन PTI की, तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस था उनके खिलाफ, उसमें 2 अगस्त तक समाअत मुलतवी हुई है और 2 अगस्त को उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में। ओवरऑल मुल्क की सियासी मंजरमा क्या बनेगा आने वाले दिनों में, ये ट्रांसमिशन अब जो है 11 बजे तक चलेगी। 9 बजे के बुलेटिन के अलावा बाकी 3 घंटे ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो में जनाब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं, मंसूर अली खान साहब लेफ्ट साइड पे मेरे, आदिल अब्बासी साहब और मोना आरब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, आपने कीमती वक्त दिया। दीगर हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे इस ट्रांसमिशन के अंदर और इन डिटेल हम बात करेंगे मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे के बारे से, मौजूदा जो पोलिटिकल जो हैपनिंग्स हैं। आदिल भाई साहब, आज इंतखाबी इस्लाहात बिल तो पेश नहीं हो सका, वो पेश हो जाता तो ज़्यादा क्लैरिटी आ ही जाती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आगे केयर टेकर कितना चलना है, शॉर्ट टाइम के लिए आएगा या लंबे वक्त के लिए आएगा। लेकिन फिर भी जो खबरें वहाँ से आई सामने वो यही है कि शायद उसमें 230 में तरामीम तो कर ही रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि आप अगर इतनी कंसर्न है इंटरिम गवर्नमेंट के मामले में, तो आप फिर 90 डेज़ पे क्यों जा रहे हैं? फिर तो आपको 60 डेज़ पे चले जाना चाहिए ताकि और टाइम कम हो और जल्दी से हुकूमत आए जो भी, और वो अपना चार्ज ले और इकोनॉमिक डिसीजंस जो टफ लेने वो सारे कर ले। दूसरा, उसके अंदर ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर ही तरमीम करनी है कि आपने निगरान वज़ीर आज़म इसी तरह का, यानी अपनी मर्ज़ी का, यानी दोनों ने लाना तो अपनी मर्जी से, लेकिन और ऐसा बंदा हो जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, और अगर ऐसा नहीं हो सका ड्यू टू एनी रीज़न, जो मैं कल से आपको बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं हो सका तो क्या फिर भी आप तरमीम करेंगे? ये एक सवाल हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। हो सकता है फिर उस वक्त तरमीम की ज़रूरत ना पड़े। तीसरा नुक्ता इसके अंदर ये है कि ये जो कल अभी 24 घंटे के अंदर एक मूवमेंट हुई, मैं आपको कल से ये बात कह रहा हूँ, कल जब हमने स्टार्ट की थी कि कोई नाम फाइनल नहीं हुआ था, तो ये जो डार साहब का नाम बाहर आया, उसके बाद 24 घंटे तक नून लीग के कुछ वज़रा जो है वो निक्की जई हाँ करते रहे, लेकिन वो निक्की जई हाँ जो है वो मुकम्मल नाम है कब बदली, जैसे ही शायद ये क्लियर हो गया कि जी डार साहब तो शायद नहीं हो सकते, उसके बाद से आप देखें कि आप सब बयानात भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये सेल थ्रू नहीं होगा, मुशावरत करी उनके अलावा किसी तीसरी जगह से जब कंफर्म हो गया कि नहीं उनका नाम, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी देखें, इसको कल हम बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को सिर्फ इस नुक्ते से ना देखा जाए, इस नज़र से ना देखा जाए कि जी पीपल्स पार्टी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उनको डार साहब पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है, पीपल्स पार्टी किस वजह से कर रही है हम सब जानते हैं, और इसके अलावा इसके बाद MQM आ जाएगी, उसके बाद जो है वो कोई बलूचिस्तान से पार्टी आ जाएगी। सो ये जो इत्तेहादी है इनका बड़ा वाइटल रोल होगा। वन साइडेड PMLN को ये फैसला नहीं करने देंगे कि आप निगरान हुकूमत में अपना कोई फैसला कर ले। तो इस तरह की सिचुएशन है जिसमें हमें देखना है कि लेजिस्लेशन सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक करने जा रहे हैं। मौलाना साहब, राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं नाम अभी भी ज़ेर गौर है, लेकिन इससे तो कन्फ्यूजन थोड़ी PMLN की साइड पे भी कन्फ्यूजन है, या डिलिबरेटली एक वो कर रहे हैं आवाम को कन्फ्यूज रख के ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं? कुछ आई थिंक खिचड़ी तो कुछ पक रही है तो यकीनन, और ये बात बिल्कुल सही है, आई एंडोर्स दिस कि जो ना हुई है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से भी नहीं हुई है, एक कहीं और से भी ना हुई है, और इसी की वजह से फिर बाकी सारी पार्टीज भी एक ना कह रही हैं कि नहीं ये हमें। वैसे सबसे बढ़ के लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी ना कर दिया है। आई थिंक हमें डॉन का जो आर्टिकल है आज का वो भी हमें जेर गौर रखना चाहिए, एडिटोरियल जो उनका गालिबन ये कि PMLN अपने आप को थोड़ा करीब करना चाहती है अपने वोट को इज्जत दो बयानिए से जस्ट अहेड ऑफ द इलेक्शन, और ये बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अंडर नवाज शरीफ साहब ही वो अपना इलेक्शंस आगे कंटेस्ट करना चाहते हैं, कैंपेन उन्हीं के ऊपर चलाना चाहते हैं, और उसके लिए उनकी वापसी लाजिम व मलजूम है, एटलीस्ट फॉर द PMLN। सो इसके लिए उनको अगर किसी भी नहज तक आगे जाना पड़े, कुछ कन्फ्रंटेशन भी अगर करनी पड़े, आई थिंक इनकी पार्टी में ये एक सोच मौजूद है कि इस वक्त नाउ इज़ द टाइम जब इनको ये करना चाहिए, ये इनको इलेक्टोरली भी फ़ायदा देगा और नवाज शरीफ की
वापसी के लिए भी ये चीज़ इनके लिए एक मददगार साबित होगी। दिस इज़ अ थॉट इन द PMLN। मंसूर अली खान साहब, जब 2018 का इलेक्शन था तब भी सिनेरियो आज वाले से किसी हद तक मुमासलत थी उसमें, कि तब भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो पॉपुलर थी उसको क्रश करने का एक प्लान जो है वो चल रहा था कि वो ना आ सके अगले इंतखाबात में जीत के। आज भी हम उससे देख रहे हैं, आज एक और पार्टी है जो कल की फेवरेट थी, आज वो नज़र आ रहा है कि उसको क्रश किए जाने का प्लान एक नज़र आ रहा है और किसी और को सामने लाने का। लेकिन उस वक्त तो हमें इतना ज़्यादा डाउट नहीं था, ये केयर टेकर सेटअप के वाले से इतना ज़्यादा शोर शराबा था सही, लेकिन इतना नहीं था जितना इस दफ़ा है। इस दफ़ा ऐसा खास क्या है फिर ऐसा कि इतना ज़्यादा केयर टेकर सेटअप के ऊपर डेलिब्रेशन, नाम, सारी जो कंट्रोवर्सीज इतनी जुड़ी हैं इसके साथ? क्रश किया जा रहा है, आपने कहा एक पार्टी को क्रश किया जा रहा है। अच्छा, आप डी जनरेशन का प्रोसेस जारी है। अच्छा, मैं समझा ये ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है। नहीं, मैं समझा ये बिल्कुल, ये आपकी मुस्कुराहट ही बता रही है कि ऑर्गेनिक नहीं। मैं कानून और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए जो है वो तमाम केसेस अपने रास्ते के ऊपर चल रहे हैं और किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर कोई खैर इस तरह बंदों की दौड़ें लगी हैं तो ये ऑर्गेनिक नहीं होता। अब इतना तो हम कह सकते हैं ना इतनी बात तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चलें। लेकिन हैविंग सेड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं ये थोड़ी देर पहले जो ये गुफ्तगू हो रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मानती है या नहीं मानती, एक मिनट के लिए सिर्फ अज्यूम कीजिए कि ये नून लीग जो है वो बीच में खड़ी हुई है, इस साइड पे वो लोग मैटर जो करते हैं एक्चुअली इस डिसीजन मेकिंग के अंदर वो खड़े हुए हैं, और इस साइड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है, और नून ने फैसला करना है कि हमने किसकी सुननी है। मैं आज की इस इक्वेशन के बारे में आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट आया कि नून लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मामले के अंदर निगरान वजीर आजम के इंतखाब के सिलसिले में डंप भी करना पड़ा तो नून लीग कर देगी। अच्छा, डंप भी करना पड़ा, लेकिन ये तो उन्हें क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ सेटअप के अंदर फिर जाके, क्योंकि आप एक बात ज़हन में रखिए कि एट द फाइनल स्टेज इट इज बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑपोजिशन लीडर। एग्जैक्टली, है ना। और मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा से आज मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि प्रेरोगेटिव तो फिर प्राइम मिनिस्टर का ही है ना, ठीक है, और ये फैक्ट है, आईनी तौर पे है। सो मेरा ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने अगर जिस तरह आप सेंटर में बैठे हैं, एक पैनल आपके लेफ्ट पे, एक पैनल आपके राइट पे है, तो वो लेफ्ट वाले हमसे ज़्यादा तगड़े हैं और हम पीपल्स पार्टी हैं, तो अगर पॉइंट ऐसा आया तो आप अपने लेफ्ट पे देख लेंगे, राइट पे इतनी ज़रूरत नहीं है देखने की, ठीक है, थोड़ी बहुत, क्योंकि स्टेक नहीं है ना। अच्छा, यही फॉर्मूला जब एक्चुअली आप पंजाब में उठा के देखते हैं ना, और मोहसिन नकवी साहब का नाम कहाँ से आया, क्यों आया, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत वेटेज दी गई थी। मोहसिन नकवी साहब को अगर आपने उठा के देखना है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्चुअली ज्यादा करीबी हैं। एग्जैक्टली, नून लीग से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज्यादा। अलग बात, आज पीपल्स पार्टी रो रही है पंजाब के अंदर, अब ये सीएम तो हमारी मर्जी का लग गया, लेकिन नीचे ब्यूरोक्रेसी हमारी बात, ये अब वो जो मैंने आपसे बात की थी ना, ये एक्चुअली उस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को इंजर्ड महसूस कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को महसूस करती है कि पंजाब में हमें जितनी स्पेस मिलनी चाहिए थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महल टूटने के बाद ये खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान, गार्डर, ये सब कुछ जो टूटा था, ये सारा कुछ हमारी झोली में आके गिरना था, लेकिन वहां से उसी मलबे में से निकला है जहांगीर तरीन, ऐसा ही है, और वो सारा कुछ ले गए। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितना हम इंपॉर्टेंट को बहुत बड़ा स्टेक होल्डर इस सारे फॉर्मूले में जो समझ रहे हैं ना, मेरा ख्याल में वो कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा जरा मैं दो को नंबर ना आप जरा नीचे ले आए उसे, मेरा ख्याल। डॉक्टर मारिया, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो कंसल्टेशन के हवाले से होता है वो तो जाहिर प्राइम मिनिस्टर के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, बल्कि बराबर होता है, बाद भी नहीं बल्कि बराबर, इक्वली बराबर होता है वो। तो आज राजा रियाज साहब ने तो बड़ा दबंग बयान किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसहाक डार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। उन्होंने ये भी साथ कहा है गुस्से में, अगर इसहाक डार अगर आ गए इसका मतलब है कि 2-3 साल तो फिर आप इंतखाबात को भूल ही जाएं। ये उनकी बात से तो मुझे इत्तेफाक है। जो दूसरी वाली बात है उनकी, मेरा ख्याल है मुलतवी फिर हो गई होंगे। मेरा ख्याल है राजा रियाज साहब अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेते जितना आप उनको सीरियसली लेते हैं। मेरा ख्याल है यू टेक हिम मोर सीरियसली देन ही टेक्स हिमसेल्फ। मैं उनके ओहदे को सीरियस ले रहा था, लेकिन मैं आपके साथ हूं, जी मैं भी लेता हूं। वो मतलब उनको मेरा ख्याल है ये जो अब उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर से कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू करूंगा और फर्स्ट मैं अपने 3 नाम दूंगा। तो सर राज रियाज साहब को पता है कि कहाँ से नाम आने और क्या होना है। कल भी हमने बात की थी कि ये बात मत भूलिएगा कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबली वो आएगा राजा रियाज साहब की तरफ से ही आएगा। उन्हें लिख के दे दिया जाए ये अलग बात है, लेकिन उन्हीं का तजवीज़ करदा नामों में से कोई एक निगरान वज़ीर आज़म बनेगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का दिया गया नाम नहीं होगा। खैर वो उस तरफ से राउट होकर आएगा, लेकिन होगा तो इन्हीं का फेवरेट ऐसे ही होगा। और अंदर जो गेम चल रही है सारी
या आई थिंक अब तो मेरा ख्याल है इट इज़ क्वाइट क्रिस्टल क्लियर कि गेम जो है वो क्या चल रही है। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आपकी मेरे ख्याल है संभाल के रख लें आपकी क्लिप को, जो आप रोज़ ही हमें याद कराते हैं कि नाम जो आना है वो आना है राजा रियाज राउट हो गए वाजे, ताकि कल कह सके ना यार थोड़ी सी तो है मुरव्वत में। देखें हमने तो अपोजिशन का बंदा लगाया, हमारा बंदा तो लगा भी नहीं है यार, क्या बात कर रहे हैं हमने जो है वो अपोजिशन। क्यों मुजम्मिल साहब ऐसा ही होना है? नहीं, मैं मुत्तफिक नहीं। देखिए, राजा रियाज साहब की तमाम किश्तियाँ जो हैं वो नून लीग के साथ हैं, ठीक है ना। उन्होंने अगला इलेक्शन, अगर उन्होंने जिस रूट की आप बात कर रहे हैं उस रूट पे जाना होता तो वो आईपीपी ज्वाइन कर लेते। नहीं, वो रूट कह रहे हैं पीएमएलएन वाला रूट है। नहीं, वो रूट पिंडी वाला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाम उधर से। मैं पीएमएलएन की बात कर रहा हूं। शहबाज साहब ने भी जिस बंदे को वो चाह रहे होंगे कि ये बने, वो भी राजा रियाज को नाम कहेंगे। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि वो कहेंगे। देखिए, हमने आर्मी चीफ की तैनाती पर भी देखा, प्रेरोगेटिव तो प्राइम मिनिस्टर का था, ठीक है ना। एंड पे नाम प्रिवेल तो वही किया जिसको नून लीग चाहती थी, ठीक है ना। तो उस वक्त जरदारी साहब जो नाम फ्लोट कर रहे थे या और लोग जो नाम फ्लोट कर रहे थे वो तो नहीं चल सके थे। तो कंसल्टेशन का ये मतलब तो नहीं कि आपकी बात मानी भी जाएगी, मुशावरत है, मुशावरत। हालांकि आईनी तौर पर कोई नून लीग के ऊपर कोई लाजिम नहीं है, लाजिम नहीं है कि वो इस मौके पे जब कोलिशन। देखें, पहली बात तो ये कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अगला इलेक्शन मिलकर लड़ना है? इंतखाबात में तो आमने सामने होंगे। क्या नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार है? क्या उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी ख्वाजा आसिफ साहब ने। वो ये कह रहे थे कि अगर हुई सीट एडजस्टमेंट तो ये 2 वे होगी, 1 वे नहीं होगी। फिर सिंध के अंदर हमें सीटें देनी पड़ेंगी। नहीं, 2 वे ये है कि जितनी सीटें आपने पंजाब से लेनी है उतनी सिंध से दे दें। बिल्कुल। तो वो पीपल पार्टी के पास एक ही तो किटी है, सिंध को वहां से कैसे दे दें? लड़का ना दे दें, ना कहने का ये भी एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो ना ही समझे ना। अब जब 2 जमातों ने आगे इलेक्शन अलग लड़ना है, कौन जिएगा तेरी जुल्फ के सहार होने तक? अगले इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद दोबारा ये बनता है नहीं बनता, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर चलते हैं नहीं चलते हैं, नोबडी इज क्लियर। एक पॉसिबिलिटी और भी है वैसे। क्या? पीटीआई की अगर 70-80 सीटें ले लेती है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है 30-35। पीटीआई तो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, वो भी आके मिल सकता है। एक मिनट, पीटीआई 70-80 सीटें ले लेती है। अभी मंसूर साहब ने बड़ा कहा कि एक पार्टी को क्रश किया जा रहा है। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा। तो देखें 2018 में भी एक पार्टी को क्रश किया जा रहा था। तो मैंने वही बात की थी कि 18 में लेकिन उस कल भी हमने ये बात की कि उसका लीडर जब लंदन से आया तो फिर कोई एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था, क्योंकि उन्होंने 80 सीटें लेनी थी। पंजाब में भी 150 सीटें लेनी थी, उन्होंने अपनी पार्लिमानी सियासत बचानी थी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे एमएनए ने नवाज शरीफ से कहा कि अगर हम एयरपोर्ट आएंगे तो वो 16 एमपीओ में बंद कर देंगे। 2 दिन बाद इलेक्शन है, हम इलेक्शन वाले दिन अरेस्ट होंगे, तो इलेक्शन तो 1 वे हो जाएगा हमारे हलकों का। आप कह लें ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, कोई भी नहीं पहुंचा। सब ने कहा था कि भाई 2 दिन बाद इलेक्शन है, इलेक्शन लड़ेंगे या एयरपोर्ट आएँ, सादा सी बात। तो मैं समझता हूँ कि 70-80 सीटें लेने के लिए भी एक मुफाहमत चाहिए। अगर आपने 70-80 सीटें भी लेनी है तो उसके लिए भी मुफाहमत चाहिए। कह रहे हैं हमारी आवाम से मुफाहमत है, हमारी वोटर से मुफाहमत है जो मैटर। मुझे 30-35 से ऊपर नहीं नजर आता। किससे मुफाहमत? किससे मुफाहमत? गुड क्वेश्चन। इस्लामाबाद से तो होनी नहीं है, लाहौर भी नहीं जरूरत है, पेशावर भी नहीं जरूरत है, कराची भी नहीं जरूरत है। रह केड़ा शहर गया है? शेख रशीद। हाँ, पिंडी। अच्छा, ठीक है ना जी, सीधी बात है, बात तो पिंडी से होगी ना, तो मुफाहमत तो पिंडी। ये दुरुस्त है कि मैं आज जो इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट्स देख रहा था, कुछ अच्छी भी हैं कुछ बुरी भी हैं। हालांकि आप देखें, एक तो ये है कि रात 2 बजे तक रिजल्ट जरूर आएगा, देना है, और सुबह 10 बजे तक नहीं आएगा तो फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ तो RTS बैठ जाता है 3-3 दिन, कराची का रिजल्ट नहीं आता, लाहौर का नहीं आता, जो इतना साल का। वैसे कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, बनाएंगे इलेक्शन कमीशन एक नया सॉफ्टवेयर बना रहा है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, उन्होंने कहा कि अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराते तो सिर्फ 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो आप भूल जाएं, उसकी सजा सिर्फ 2 लाख रुपए है। मतलब कोई पार्टी भी कराने को तैयार नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने अंदर। चलो जो भी था इसको साफ करना चाहिए। 2012 में जो पीटीआई ने करवाए थे 11-12 में, वो एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन उसके बाद जो पीटीआई में एक तकसीम डली थी वो अभी तक चल रही है, वो अभी तक पार्टी के अंदर। उसकी वजह से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन। तो मुस्तफा खोखर साहब भी हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद होंगे, हमारे साथ। हम न्यूज़ की खुसूसी नशियात में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है मुस्तफा खोखर साहब ने। मुस्तफा खोखर साहब, खुशामदीद। सर, ये बताएं कि इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी कन्फ्यूजन है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जहाँ जाते हैं हर बंदा एक ही सवाल करता है, इंतखाबात हो रहे हैं, कब हो रहे हैं? आपकी इस पर क्या है नज़र? तो ज़ाहिर आपकी है, पॉलिटिशियन है आप,
देखिए, इंतखाबात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वक्त पे होने चाहिए, और इस वजह से वक्त पे होने चाहिए कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है, जितना हम कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज कर चुके हैं इन द लास्ट ईयर एंड हाफ और 2 years, अब आइन में भी इतनी सख्त नहीं रह गई कि वो इलेक्शन के मुलतवी होने के बोझ को उठा सके। लेकिन ये बात हम वसूख से इसलिए नहीं कह सकते कि इन द लास्ट 6 months और सो और इन ईयर और सो जो क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थी पंजाब के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तक आ गया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से आज लोगों के जहनों में ये शकूक व शुबात मौजूद हैं कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। फिर जो हुकूमत का अपना रवैया, अब जिस तरह देखें इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, जो एम्पावर कर रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट को कि वो ऐसे फैसले भी कर सके कि जो फैसले करना एक आम तौर पर एक अमूमी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके इख्तियार में नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें शकूक व शुबात तो पैदा कर रही हैं। और फिर साथ ही साथ मेरी ज़ाती राय है कि जिस तरह डार साहब का नाम सामने आया है, उसके ऊपर जो गुफ्तो शनीद जारी है, इवन आपका ये सोचना कि जी आप अपनी पार्टी के किसी ऐसे आदमी को कि जिनके साथ आपकी इतनी क्लोजनेस है कि जिनके बारे में कोई इबाम नहीं है कि वो किसी भी सूरत से न्यूट्रल नहीं हो सकते, उनका नाम प्रपोज करना, उसको ज़ेरे बहस लेके आना, आप इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो इन हालात में मैं तो ये फ्रैंकली समझता हूँ कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, हमारी सोसाइटी जितनी पोलराइज्ड है, ये एक बड़ा टफ चैलेंज होगा कि हम इलेक्शंस का इनकाद, पहली बात कि वो पुरअमन हो जाए, अल्लाह करे पुरअमन हो, दहशतगर्दी भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो वाक़यात हैं वो भी हमारे सामने है, और दूसरा कि इस पोलराइजेशन और नफरत की वजह से कि इलेक्शन के नताइज जो हैं वो तमाम फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल भी हों। और लगता है स्टेबिलिटी तभी आएगी पाकिस्तान के अंदर, जब स्टेबिलिटी तभी आएगी, हम इस क्राइसिस से तभी बाहर निकलेंगे। सेटअप का न्यूट्रल होना जरूरी है। लेकिन और देखें, अगर तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर तो कोई स्टेट्समैन होता, अगर कोई जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर होता, तो ये तो उसके लिए टाइम था कि ही शुड हैव रीच्ड आउट टू द ऑपोजिशन, और वो उनसे खुद से मुशावरत करता कि जनाब आप बताइए कौन सी ऑपोजिशन, नॉट राजा रियाज साहब क्योंकि वो राजा साहब मेरे कॉलीग रहे हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम है, बट हार्डली एनीबडी टेक्स हिम एज एन ऑपोजिशन लीडर इन द कंट्री। आप ये कह रहे हैं वो सब कुछ हो सकते हैं लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं लग रहे। हाँ, क्योंकि कौन सी ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, सब सवाल भी कर रहे हैं यहाँ पे सारे भाई। लीडर ऑफ द कौन सी ऑपोजिशन? राजा नहीं, व्हाट यू पार्लियामेंट वाली तहरीक इंसाफ, यानी द प्राइम मिनिस्टर शुड एक्चुअली कॉल खान साहब। अच्छा, इसलिए कि आपने जो चैलेंज है आपके सामने वो ये है कि आपने मुल्क को क्राइसिस से निकालना है। चैलेंज है आपके सामने कि आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी है, और उसके लिए इस तरह का बड़ापन दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। और लीडरान तारीख के अंदर वही याद रखे जाते हैं कि जो नाजुक मौकों पर, क्राइसिस के मौके पर वो अपनी नाक से आगे सोचते हैं, और अगर ये स्टेप उठाया जाता कि रीच आउट उन्हें करते और उन्हें इस मशावरत के अंदर शामिल करते ताकि आने वाले जो रूल्स ऑफ द गेम जो तय किए जा रहे हैं, यानी जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, उसमें तो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है, बैरिस्टर अली जफर साहब मुकम्मल ऑन बोर्ड है, उनकी सिफारिशात सारी शामिल की गई हैं उसके अंदर, तजावीज़ उनकी। अब देखें, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के हवाले से जो हमारी गुफ्तगू चलती रहती है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आप देखें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं, अब IMF से हमें एक स्टैंड बाय फैसिलिटी मिली, IMF made sure that it talks to all political stakeholders in the country. उन्होंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया। मुस्तफा भाई माज़रत के साथ उन्होंने IMF को बूट पॉलिशिया भी नहीं कहा हुआ, नहीं, ठीक है। उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो इस तरह नेम कॉलिंग वो करते रहे, वो IMF के साथ उन्होंने कभी नहीं किया, बल्कि हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ IMF की डायरेक्टर के लिए हमेशा अपनी कुर्सी से खड़े होकर उनका वेलकम किया। और दूसरी बात ये कि पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब खान साहब क्रेन से गिर गए थे, उनके पास हॉस्पिटल गए मिलने के लिए, बाद में दोनों भाई जो हैं वो बनीगाला भी गए उनसे मिलने के लिए। खान साहब आज तक कितनी दफ़ा जाती उम्रा गए, एक दफ़ा जाती उम्रा गए थे, वो भी उनके घर के बाहर एहतजाज करने के लिए। सो एक इज्जत नफ्स भी तो होती है ना, आप 2 दफ़ा मेरे पास आए, मैं एक दफ़ा भी आपके पास ना जाऊं, मैं आपसे कहूँ जी मैंने आपसे बात भी नहीं करनी, हाथ नहीं मिलाना, ये अगर ये स्टेलमेट है, अगर ये सारा कुछ है, आई एम सॉरी बट द रिस्पांसिबिलिटी फॉल्स ऑन मेरे कप्तान। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए, और इससे भी ज्यादा नाजुक मौके आए मंसूर भाई। फरवरी में प्राइम मिनिस्टर ने IMF के लिए एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई इस्लामाबाद में और इमरान खान साहब को इनवाइट किया। उन्होंने वो IMF के वफद से जमान पार्क तो मिलना चाहते हैं, लेकिन IMF के से बात करने के लिए नेशनल कंसेंसस के लिए PM के साथ नहीं बैठना चाहते। एग्जैक्टली, और इससे भी ज्यादा नाजुक मरहले आए कि जब पुलवामा हो गया, पुलवामा के बाद आर्मी चीफ जो थे उस वक्त जनरल बाजवा, उनको ऑपोजिशन के तमाम लोगों को ब्रीफिंग देनी पड़ी, और वजीर आजम उसमें शरीक नहीं हुए जब दोनों ममालिक के अंदर जंग का सा माहौल था।
फिर उसके बाद कई ऐसे मौके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई, फैटिफ के कवानीन के ऊपर मुशावरत हुई, लेकिन इमरान खान साहब साथ नहीं बैठे। इसमें आपका मुकदमा बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब ने कभी लचक नहीं दिखाई, वो कभी अपोजिशन के साथ नहीं बैठे, और उनका रवैया जो है वो इस सारी सूरत हाल को मजीद तल्ख बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जो आपको पॉइंट है, IMF अपोजिशन किसे समझता है? देखिए, द पॉइंट जिससे जाके मिलते हैं वो जी, IMF ने भी दो अपोजिशन उन्हीं को समझाना, राजा रियाज के पास नहीं गए, वो जाके उनको मिले। द पॉइंट इज कि हमारे सामने जो चैलेंज है वो चैलेंज 24-25 करोड़ लोगों की जिंदगी का है, इस मुल्क की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है, इस मुल्क के पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को खत्म करने का है। इसमें हमें फिर एक दफा आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये एक बेहतर होता कि अगर तहरीक इंसाफ से रब्ता किया जाता, उनके साथ मुशावरत की जाती, नॉट फॉर द सेक ऑफ प्लीजिंग समबडीज ईगो, नॉट फॉर द सेक ऑफ कि आप बड़े नजर आएंगे। प्रेडिक्शन दे शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर, झंडे वाली गाड़ी कनाल के ऊपर चल रही है, जमान पार्क में लेफ्ट इंडिकेटर दे के मियां खान साहब के घर पे आ जाती है, गेट पे आ जाती है, वो बेल बजाते हैं, खान साहब मैंने आपसे मिलना है, हाउ वुड खान साहब रिएक्ट? गिव मी योर प्रेडिक्शन। डेलीगेशन, अब देखें ना, मुशावरत जो है वो उनके साथ करने के लिए कोई वज़ीर आज़म साहब को खुद जाने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन मुस्तफा भाई, वो डेलीगेशन का भी जो है, जब ये मसला चल रहा था, जब असद कैसर थे, उसके बाद अली जफ़र थे, वो भी डेलीगेशन के उसमें गए, लेकिन उसमें होता क्या था कि कमिट कोई और चीज़ करते थे, खान साहब से फ़ोन पर जाके बात करते थे, बात पीछे हुई थी, दे वुड आल्सो गेट एम्बैरेस्ड। नहीं, डेलीगेशन उनकी तरफ से इंगेज हुआ जब इंतखाबात के ऊपर बात हो रही थी, उसके अंदर फवाद चौधरी साहब भी शामिल थे उस वक्त, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल थे, हुकूमती एक वो भी था, और अच्छी निगोसिएशंस हो रही थी। उसके अंदर वो किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाए, उसके कुछ और रीजंस हैं, बट निगोसिएशंस तो चलती रही। यू थिंक दिस इज नॉट द रीजन के खान साहब वहां जाके कुछ और बात अग्री करते थे और पूरी जो एक चीज पे कंसेंसस होता था उससे बैक ऑफ कर जाते थे? उन्होंने किया, लेकिन पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स पॉसिबल, राइट? कौन है इस वक्त पाकिस्तान में जो राजा रियाज साहब को अपोजिशन समझता है? I mean, आप फ्रैंकली IMF ने भी नहीं समझा उनको, IMF जाके जमानत पर किया जाके आइन के तहत स्टैंड बाय अरेंजमेंट से पहले। अगर आप बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन कोई बात करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। आइन के तहत अगर एक बंदा पार्लियामेंट छोड़ गया, मतलब कल को एक बड़ी जमात जो है वो कहती है मैं इंतखाबी सियासत छोड़ देती हूँ, उसकी बड़ी पॉपुलैरिटी है और वो इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार कर देती है, बाइकआउट कर देती है, तो उसके बाद आप हर बार ये दलील हमें देंगे कि बेशक उसने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, वो पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन आप उसके घर जाके उससे बात करें, बेशक वो पार्लियामेंट में नहीं है। किसने कहा है पीटीआई को पार्लियामेंट छोड़ के जाए? जो पीटीआई जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो नहीं मानेंगे, बाकी सारे मान लेंगे। एक पॉलिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स, पॉलिटिक्स हमेशा ये होती है कि आप रास्ता निकालते हैं। जिस नहज पे आप खड़े हैं, मुझे आप ये बताइए कि इस मुल्क के पास सिर्फ चंद महीने हैं अपने आप को डिफॉल्ट से, हम अभी डिफॉल्ट से बचे हैं। आप अपने क्राइसिस की ग्रेविटी को तो रियलाइज कीजिए और फिर अपनी तारीख को भी सामने रखिए कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो जब भी कंट्रोवर्शियल होता है उसकी हमने अपनी तारीख में एक बहुत बड़ी कॉस्ट भी पे की हुई है। दुनिया में जहां पे भी इलेक्टोरल प्रोसेस कंट्रोवर्शियल हुआ है, डेमोक्रेटाइजेशन भी जहां पर हुई है, अगर इलेक्शंस का इनेकाद, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात, उसके ऊपर अगर कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाए तो फिर वो मुल्क को किसी भी जानिब लेके जा सकते हैं। भाई, यू हैव बीन इन पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, ठीक है, लेकिन एक जो फर्क था ना दोनों जमातों में, वो ये है कि उन्होंने फिर भी जमहूरी तौर पे अपने आप को मैच्योर कर लिया और चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस फिर भी खुले होते थे दोनों के दरमियान, लीडर्स के हद तक भी। इट हैड टू टेक मुशर्रफ मार्शल लॉ, एग्जैक्टली, जिसके बाद COD पर पहुंचे। आज मुझे बताइए कि पिछले एक साल से जो कुछ भी पीटीआई के साथ हो रहा है या खान साहब के साथ हुआ है, हैज ही लर्नड हिज लेसन? आई डोंट थिंक ही हैज लर्नड एनी लेसन। ये बातें अपनी जगह पर मौजूद है। आप देखिए, आज भी अगर आप इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुने जो सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं, उसके अंदर उनका मुकदमा सिर्फ इतना ही है कि मैंने किसी पॉलिटिकल फोर्स के साथ एंगेज नहीं करना, मैंने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना है। इमरान खान साहब की जो नॉन पॉलिटिकल अप्रोच है उसके ऊपर तो कोई बहस ही नहीं है। उनके अंदर जो लचक नहीं है उसके ऊपर कोई बहस नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत ये कदम उठाती और उसका जवाब ना मिलता तो क्या आप हुकूमत के ऊपर कोई इल्जाम कर सकते थे? ठीक है, इसी पे नाज़रीन हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। माहिर कानून हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहेंगे।